नमस्कार। बिहार के महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। जिला जिला बिहार के माध्यम से हमने आपको अब तक बिहार के 38 में से 36 जिलों का जमीनी हाल बताया है। बचे हुए 2 अन्य जिलों की तस्वीर से हम आज आपको रूबरू कराएंगे। आज बात करेंगे मधुबनी और किशनगंज जिलों की। इन दोनों जिलों का दौरा कर चुके हमारे संवाददाता अनुज यादव हमारे साथ मौजूद रहेंगे। साथ ही हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अनुज, आपका भी शुक्रिया। लेकिन आप दोनों लोगों से इन सब चीज़ों के बारे में बातें करें और समझें कि आखिर किस तरीके से ज़मीन पर चीज़ें तमाम तरीके से बदली। लेकिन सबसे पहले बात मधुबनी की करते हैं, क्योंकि मिथिलांचल का जो ये पूरा इलाका है इसका अपना एक इतिहास रहा है। लेकिन वर्तमान किस तरीके का है, जरा इस रिपोर्ट को देखिए, फिर इस मुद्दे पर बात करेंगे। मधुबनी पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध है। यह पेंटिंग अधिकतर हिंदू धार्मिक मान्यताओं के आधार पर दीवारों पर बनाई जाती थी। मधुबनी 1972 में जिला बना। इससे पहले दरभंगा जिले का एक सब डिवीजन था। जिले की उत्तरी सीमा नेपाल से मिलती है। ऐतिहासिक रूप से यह जिला पौराणिक काल से ही प्रसिद्ध है। पौराणिक काल में यहाँ विदेश साम्राज्य था, जिसके शासक राजा जनक थे। इन्हीं की बेटी सीता थी। राजा जनक एक दार्शनिक और विचारक भी थे। ईसा पूर्व दरभंगा मगध साम्राज्य के अधीन हो गया। नंद मौर्य गुप्त के बाद 7वीं शताब्दी में यहाँ कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन का शासन रहा। इसके बाद बंगाल के शासक का शासन रहा। मध्यकाल में तिरहुत साम्राज्य के अधीन रहा। तुगलक शाह ने यहाँ 1329 में शासन स्थापित किया और बाद में यह मुगल और ब्रिटिशर्स के अधीन रहा। यहाँ के लोगों की मुख्य आजीविका खेती ही है। राजनीतिक रूप से कभी इसे समाजवादियों और कांग्रेस के बीच की सीधी लड़ाई का अखाड़ा माना जाता था। मधुबनी विधानसभा सीट पर सन 2000 से पहले कांग्रेस और 5 बार समाजवाद का यहाँ झंडा बुलंद हुआ था। इसके बाद यहाँ भाजपा का वर्चस्व दिखाई देता है। मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों में से 6 सीटें झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आती हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में यहाँ भाजपा ने बाजी मारी थी, लेकिन राजद का प्रभाव भी काफी दिखाई दिया था। इस इलाके में झंझारपुर विधानसभा को जिले की सबसे वीआईपी सीट माना जाता है। इसके कारण भी यहाँ मौजूद हैं। 1972 से लेकर अब तक मिश्र परिवार का दबदबा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र यहाँ से लगातार 5 बार विधायक चुने गए और 3 बार मुख्यमंत्री बने। बेनपट्टी, हरलाखी, खजौली और लौकहा विधानसभा सीटों पर वाम दलों का काफी प्रभाव दिखाई देता था। एक जमाना था जब हरलाखी को भाकपा का फ्लैगलैंड कहा जाता था। फुलपरास विधानसभा एक ही राजनीतिक परिवार के विरोधियों के अखाड़े के रूप में चर्चित है। पिछले 4 चुनाव में भाइयों की जंग यहाँ होती रही है। मधुबनी की 10 सीटों पर मुकाबला रोचक बना हुआ है। मधुबनी में 5वें चरण में चुनाव होना है। मतदाता उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला 5 नवंबर को करेंगे। हमारे सहयोगी अनुज यादव जो है लोके आए हैं मधुबनी और उनसे हम बात करते हैं। अनुज, अगर बात की जाए तो जो मिथिला की जो पेंटिंग है वो तो विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन वहाँ के विकास का हाल कैसा? क्योंकि आप वहाँ होके आए, आपने अपनी आंखों से देखा, विकास के नज़रिए से क्या है हालात? बिल्कुल, जिस तरीके से मधुबनी एक पुराना ज़िला है, इसका अपना एक इतिहास रहा है कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी, जिस तरीके से अपने स्टोरी में देखा। लेकिन जिस ज़िले की पहचान जिसकी वजह से है, कला और संस्कृति की वजह से, एक भी संस्थान अगर कोई कला के क्षेत्र में आगे युवा पीढ़ी बढ़ना चाहती है तो कोई संस्थान इस इलाके में आपको नहीं मिलेगा। पुराना शहर बसा हुआ है। ड्रेनेज की इतनी बड़ी समस्या इस इलाके में है कि लोग हमेशा जब भी बारिश होती है तो लोगों के घरों में आज भी पानी भर जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, बिजली की बुरी व्यवस्था है। जहां बिजली के तार गए हैं वहां बिजली आती नहीं, जहां बिजली गई नहीं वहां किसी भी तरीके का रोजगार, लोगों के लिए उद्योग धंधे ये इस इलाके में आज तक नहीं बने। और आरेंद्र, देखने में आता है, आप जब किसी दूसरे राज्यों के जिलों में जाएंगे तो एक जिले का विकास प्राधिकरण होता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के हिसाब से, रोजगार के हिसाब से, उद्योग धंधों के हिसाब से एक वहां पर विकास किया जाता है, विकसित किया जाता है क्षेत्र को। आपको बिहार के बहुत सारे जिले जो पिछड़े हुए जिले हैं, विकास प्राधिकरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। मधुबनी भी एक पुराना जिला जरूर है, लेकिन विकास के नाम पर इस इलाके के अंदर कई दशकों से अनदेखी की जाती रही है। और इसी वजह से आज जो लोग यहाँ पर हैं
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मधुबनी जिले की पहचान जरूर होती है, लेकिन आज भी लोगों को कला के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा उसके पढ़ाई करने के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको दूसरे राज्यों के अंदर जाना पड़ेगा। इस लिहाज से हम देखें, जितना गौरवशाली इतिहास मधुबनी का रहा है, वर्तमान आज उतना ही बदतर स्थिति में मधुबनी जिले का है। जी अनुज, आप रहिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार मनोज जी भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, हमने देखा कि कांग्रेस के गढ़ के तरीके से कह सकते हैं, आज़ादी के बाद से बिहार में लगातार उनका वहां वर्चस्व रहा है और जगन्नाथ मिश्र साहब, जिनकी एक तरीके से कर्मभूमि के तौर पर इस मधुबनी जिले को जाना जाता रहा, उसके बावजूद भी विकास के मायने में इतना पिछड़ा हुआ नजर क्यों आता है? हाँ, ये मैं अनुज से सहमत हूँ। असल में समस्या यही है, लगातार मान लीजिए 3 बार जगन्नाथ मिश्र वहाँ से जीते और मुख्यमंत्री बने। उनके बड़े भाई ललित नारायण मिश्र का वो इलाका था जो रेल मंत्री रहे, जिनकी हत्या हुई थी समस्तीपुर जी। पूरा इलाका कांग्रेस के साथ सालों रहा और वर्षों वहाँ कांग्रेस की सरकार थी। हालत ये जिस मधुबनी पेंटिंग की आप चर्चा कर रहे हैं, वो वास्तविकता ये है कि हजारों मधुबनी पेंटिंग के कलाकार अगर वो दिल्ली बम्बई नहीं पहुँच पाए तो वो खो गए, गुमनाम जिंदगी जी के रह गए। जिस पेंटिंग को लाखों रुपए में विदेश में बेचा जा सकता था और जिसके नाम पर लाखों लोग आ सकते थे भारत में, खास करके मधुबनी जो इतनी ऐतिहासिक ढंग से है, वो अपने आप में गुमनामी में खो गया। पढ़ाई लिखाई का ये आलम है कि पूरे मधुबनी इलाके से अगर आप हर साल गिनती करें तो दसियों IAS IPS अपने देश में बनते हैं, लेकिन वो सब पढ़ने के लिए दिल्ली बम्बई और बाकी जगह आते हैं, क्योंकि वहाँ कोई बेसिक सुविधा ही नहीं विकसित हो पाई। मिथिला यूनिवर्सिटी जो दरभंगा में है, उसके अलावा वहाँ आसपास पढ़ाई लिखाई का भी कोई साधन नहीं। मतलब मुख्य तौर पे एक बात समझ में आती है कि भले ही राजनीतिक रूप से किसी भी दल का वहाँ पे इतने लंबे समय तक वर्चस्व रहा हो, लेकिन वो विजन या दूरदृष्टि कहीं ना कहीं इसकी कमी नजर आती है, क्योंकि उस इलाके का विकास नहीं हो पाया और कैसे उस पर आगे बढ़ा जाए। आपसे इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन मधुबनी का जो एक राजनीतिक सफर रहा है अभी तक, क्या कुछ वो आंकड़े बयां करते हैं, जरा उस पर नजर डालते हैं और आपको रूबरू कराते हैं कि मधुबनी में आखिर किस तरीके की स्थितियां रही राजनीतिक रूप से। अगर हम बात करें मधुबनी के, अगर आप वर्तमान में हम देखें कि आखिर किस प्रकार से कुल विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पे तो 10 विधानसभा सीटें हैं। हरलाखी एक महत्वपूर्ण जगह, बेनीपट्टी उन 10 विधानसभा सीटों में से, खजौली, ये तमाम नाम है। बाबू बरही सुरक्षित है, अनुसूचित जात के लिहाज से। बिस्फी एक बड़ी विधानसभा सीट के तौर पर जाना जाता है। मधुबनी जो कि अपने आप में ज़िले के तौर पर भी जाना जाता है। राजनगर ये नेपाल से लगने वाला आसपास का इलाका है। झंझारपुर ये अपने आप में एक बड़ा विधानसभा के तौर पर है। फुलपरास जिसको कि जानते हैं 10 विधानसभा सीटों में से। लौकहा ये मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों का हम आपको नाम बता रहे थे। और 2014 की अगर हम बात करें तो किस प्रकार से यहाँ पे लोकसभा चुनाव के नतीजों में विधानसभा वार बढ़त देखने को मिली है, तो 10 में से 7 सीटों पर बीजेपी आगे रही थी, 2 पर आरजेडी और 1 पर जेडीयू। तो ये 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में से विधानसभा वार बढ़त का हम आंकड़ा दिखा रहे हैं। मधुबनी जिले की 10 में से 7 सीटों पर बीजेपी ने एक तरीके से बढ़त हासिल की थी। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज़ को अपने आप से दर्शाता है। तो ये एक तरीके से तमाम चीज़ें हैं जो हमें साफ तौर पर बताती है कि मधुबनी का जो एक राजनीतिक चरित्र हमने देखा है। अनुज, अगर बात करें कि किस तरीके से पहले हमने देखा कि कांग्रेस और समाजवादियों का गढ़ रहा था, लेकिन अभी अगर हम 2014 के लिहाज से देखें तो तस्वीर कुछ बदलती नजर आ रही है। वर्तमान में राजनीतिक रूप से मधुबनी कहां पे खड़ा है इन 10 विधानसभा सीटों के लिहाज से? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा विधानसभा मधुबनी के अंदर आती हैं और यहाँ पर जेडीयू की बात करें, कांग्रेस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की भी बात करें, उसका अपना अपना एक वोट बैंक ज़रूर है। 2014 में अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा की सीट यहाँ पर ज़रूर मिली, लेकिन लंबे समय तक समाजवादी और कांग्रेसियों का यहाँ पर कब्जा ज़रूर रहा है। काफ़ी बड़े नेता इस मधुबनी जिले ने दिए हैं बिहार के अंदर। ऐसे परिप्रेक्ष्य में आज कितने भी बड़े दावे और वायदे नेताओं की तरफ से किए ज़रूर जा रहे हों, लेकिन एक बदलाव लोगों के अंदर ये देखने को मिल रहा है कि जहां जाति और धर्म के नाम पर चुनाव हमें देखने को मिलता था मधुबनी जैसे ज़िलों में, वो तस्वीर अब बदल रही है। जिस तरीके से आगे आप देखेंगे, वहाँ के लोगों से जब हमने बातचीत की, युवाओं से बातचीत की, तो अब लोग कहते हैं कि उन्होंने
काफ़ी लोगों पर भरोसा कर लिया, राजनेताओं पर काफ़ी भरोसा किया कि वो दावे और वायदे करेंगे, उनके इलाके का विकास करेंगे। लेकिन अब एक सीमा जो होती है, शायद वो सीमा जो है अब लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को सिर्फ अब विकास चाहिए। पंचायत का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव, सिर्फ वायदे और दावों से अब काम नहीं चलेगा। लोगों का कहना है कि अब हमें ऐसा युवा उम्मीदवार चाहिए जो उनकी बात को विधानसभा के अंदर उठा सके, सिर्फ गली और मोहल्ले में आके अपने भाषण ना दे। इस तरह की आवाज अगर अब लोगों की वहां दिखाई देती है तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से तकनीकी दौर में अब लोग मीडिया के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से अब लोग देख रहे हैं बाकी शहरों को, देश के बाकी शहरों को। अब लोगों को लगता है कि अगर पंजाब और उत्तर प्रदेश, हरियाणा के शहर अगर विकसित हो सकते हैं तो उनका मधुबनी का शहर और गांव विकसित क्यों नहीं हो सकता। बिल्कुल अनुज, आप रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी भी जुड़े हुए। मनोज जी, अगर देखा जाए तो मधुबनी के पास संभावनाओं के अपार एक तरीके से हमें गुंजाइश नजर आती है और अभी से नहीं दशकों से नजर आती है। तमाम चीज़ें भी है, नेपाल से लगा हुआ बॉर्डर है, उस लिहाज से भी तमाम संभावनाएं पनपती, लेकिन उसका दोहन नहीं हो पाया, उसको इस्तेमाल नहीं हो पाया। पूरी तरीके से राजनीतिक फेल्योर नजर आता है। अरे वहाँ तो मखान और मछली, ये दो वहाँ की कॉमन चीज़ें हैं। मुझे तो लग रहा है अगर उसी पर कंसंट्रेशन किया जाए और उसी का उत्पादन वहाँ बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए तो काफ़ी लोगों को रोजगार मिल सकता है और लाखों रुपए की आमदनी हो सकती है वहाँ के स्थानीय लोगों को। लेकिन अब जैसे आप कह रहे हैं, पहले कांग्रेस के लोग प्रभावी रहे, वहाँ भाकपा का, सीपीआई का भी गढ़ रहा, तमाम जेडीयू के नेता भी वहाँ प्रभावशाली ढंग से जीते। लेकिन इन सबके बावजूद जो जिस तरह से वहाँ विकास होना चाहिए था वो विकास हुआ ही नहीं। इंडस्ट्री के नाम पर कुछ है ही नहीं, रोजगार के नाम पर कुछ साधन ही नहीं, सिवाय अब मान लीजिए मानसून अगर ठीक नहीं हुआ तो धान की खेती नहीं होगी, अगला फसल और खराब हो जाएगा। तो जो एक तो मुझे मधुबनी मुझे लग रहा है अलग से नहीं है बिहार से, बिहार के किसानों की जो समस्या है या बिहार के ज़्यादातर लोगों के इलाकों की जो दशा है वही वहाँ भी है। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि अगर प्रयास किसी स्तर पर हुआ रहता, जो इतना वीआईपी जिला और इतना पढ़ा लिखा जिला था, तो उसको और बेहतर किया जा सकता। बिल्कुल, वीआईपी जिला होने के बाद में भी एक बदहाल स्थिति में है। तो वहाँ के लोग किस प्रकार से सोचते हैं इन तमाम समस्याओं के बीच में? जरा मधुबनी जिले के जब लोगों से हमारे सहयोगी अनुज यादव ने बात की तो क्या कुछ चीजें निकल के आई, जरा उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। नाला क्लियर नहीं है, जाम का समस्या है, आम आदमी को बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। और कोई भी नेता हो, सबका मतलब एक ही है, खुश नहीं है। जगह जगह जाम, जगह जगह बहुत सारी समस्या है। चुनाव का टाइम आता है तो बड़े बड़े नेता सब आते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे करके जाते हैं और कुछ पूरा करते नहीं हैं। रोड अभी देखिए 10 मिनट में अभी जाम का इतनी स्थिति बेकार हो जाएगी, एक पैदल नहीं निकल सकते हैं। समस्या यह है, पानी निकासी का समस्या है, सड़क का समस्या है, समझे, रोड कंजस्टेड है। बरसात जो होती है नाला नहीं है दोनों साइड, दोनों सारे वार्ड में नाला होना चाहिए। और क्या कहें, हमेशा जाम रहता है शहर में। यहाँ से लेके चौक तक यहाँ का रोड गहरा है जहाँ पानी लगता है। इसके बाद गंगा सागर चौक से जो माल गोदाम की तरफ रोड रहता है वो रोड लगभग 10 साल से भी खराब है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ कोई उद्योग नहीं है सर, समझ गए ना, सबसे बड़ा ये मुद्दा है। इसलिए आदमी के यहाँ से बाहर जाता है, जैसे दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि बेरोजगार बहुत आता है, उसको नौकरी पढ़ लिख के जब तक नौकरी नहीं मिले उसको सरकार अपना संसाधन से उसको हेल्प करे। सबसे पहले सिक्योरिटी होना चाहिए लड़कियों के लिए, क्योंकि ना मीन्स यहाँ ना शाम के बाद जैसे कि घर से बाहर हम लोग नहीं निकल सकते, कुछ तो प्रॉब्लम है ना। लाइट की समस्या है, रोड की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, तो मधुबनी में तो बहुत दिक्कत है। बारिश हुई नहीं, हमें घर छोड़ देना पड़ा कि सारे नाले जो हैं सो बंद हैं और लाखों लाख उसकी सफाई में पैसा कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता है। स्कूल कॉलेज ठीक है लेकिन पढ़ाई नहीं होता है स्कूल कॉलेज में। सुशासन होना चाहिए, चोरी डकैती जो बहुत मधुबनी जिला में होता है उस पर लगाम लगना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं, रोजगार का एक मुद्दा होना चाहिए। और गरीबी यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है।
यहाँ मुद्दा है कि साफ सफाई नहीं है, मच्छर ज़्यादा रहता है, बिजली का दुरुस्त व्यवस्था नहीं है, यहाँ ट्रैफिक जाम रहता है हमेशा, रोड का ठीक से व्यवस्था नहीं है। तो सुन रहे थे आप मधुबनी ज़िले के जो तमाम लोग हैं उनकी क्या समस्या है, उनको मूलभूत सुविधाएं भी मयस्सर नहीं है। ऐसे में तमाम चीज़ों के लिए आज भी जूझ रहे हैं और जाहिर सी बात है ये वो लोग हैं जिनके हाथ में इस वक्त वोट देने की ताकत हो। तो ये एक अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां करता है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जिला बिहार अभी जारी है। आ गया है नया 40 हॉर्स पावर खेती का बॉस महिंद्रा 415 DI। 158 NM का सर्वश्रेष्ठ टॉर्क और जबरदस्त पावर, इंजन जो दे शानदार माइलेज, खेती के लिए खास गियर स्पीड्स और 1500 किलो की लिफ्ट कैपेसिटी। खेती का बॉस महिंद्रा 415 DI। और बात करते हैं किशनगंज की। बिहार के सबसे पिछड़े इलाके सीमांचल का हिस्सा किशनगंज जिले का क्या है ज़मीनी हाल, इस रिपोर्ट को देखिए, फिर वहां के तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। किशनगंज 10 जनवरी 1990 में पूर्णिया से अलग हुआ और इसे जिले का दर्जा मिला। 600 ईसा पूर्व यह मगध साम्राज्य का हिस्सा बना। 390 में यह गुप्त साम्राज्य का हिस्सा बना। 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक यहाँ पाल शासकों का शासन रहा। 13वीं शताब्दी में यह बख्तियार खिलजी के अधिकार क्षेत्र में आ गया। 17वीं शताब्दी के आखिर में यह अंग्रेजों के अधीन रहा। 1921 के असहयोग आंदोलन में जिले के लोगों ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सीमांचल के किशनगंज की सीमाएं नेपाल से मिलती हैं, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल से। खेती जिले का मुख्य आर्थिक आधार है। यह बिहार का एकमात्र जिला है जहां चाय उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। जिले में चुनावी हलचल के साथ राजनीतिक जोड़-तोड़ शुरू हो चुकी है। राजनीतिक रूप से यह जिला कांग्रेस के दबदबे वाला क्षेत्र माना जाता है। साथ ही राजद जदयू का भी प्रभाव काफी है। मौजूदा स्थिति में महागठबंधन के सामने विधानसभा सीटों पर अपना दबदबा कायम रखने की चुनौती है, तो वहीं राजग भी अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए चुनावी मैदान में है। साथ ही महागठबंधन और राजग के संग्राम को MIM यानी ओवैसी की पार्टी ने और भी दिलचस्प बना दिया है। 5वें और अंतिम चरण में जिले के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और जल्दी से आपको दिखाते हैं कि आखिर किशनगंज का जो तमाम एक आंकड़ों की नज़र से अगर देखा जाए तो क्या कुछ तस्वीर निकल के आती है। किशनगंज की अगर कुल मतदाताओं की बात करें तो ये लगभग 9 लाख से ज़्यादा हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या 4,92,000 से ज़्यादा है, तो वहीं महिलाएं भी लगभग 4.5 लाख के आसपास हैं। ये किशनगंज जिले के कुल मतदाताओं की संख्या का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अन्य आंकड़ों पर अगर नज़र डालें तो यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से बहादुरगंज एक विधानसभा सीट है, दूसरा ठाकुरगंज है, 4 में से तीसरी है किशनगंज जिसके नाम से जिले मुख्यालय को जाना जाता है। कोचा धामन अपने आप में चौथी महत्वपूर्ण विधानसभा सीट किशनगंज जिले की है। लेकिन वहीं बात करें 2010 के विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या रहे थे, तो यहाँ पे कांग्रेस ने 4 में से 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। एक पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पार्टी उस वक्त जीती थी, जबकि एक पर RJD की जीत हुई थी। तो ये 2010 के विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं। लेकिन वक्त बदला और आगे की राजनीति किस प्रकार से बदली है। 2014 में लोकसभा चुनाव में अगर विधानसभा वार बढ़त की बात की जाए तो चारों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की बढ़त हासिल हुई है। तो शायद इसीलिए कांग्रेस के गढ़ के तौर पर भी इसको कहा या देखा जाता है। तो ये अपने आप में एक बड़ी तस्वीर है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी बने हुए। मनोज जी, ये भी एक तरीके से वो इलाका है जहां पे कह सकते हैं कि कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी वोट बैंक की राजनीति बहुत बड़े स्तर पे सालों साल देखने को मिली, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं महज बिहार नहीं बल्कि देश के सबसे गरीब जिलों में से एक पूरा ये सीमांचल जहाँ का किशनगंज ये इलाका है। नहीं, एक तो वो कारण है ही, लेकिन यहाँ बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठ ये बड़ी भारी एक समस्या है और सालों से ये इशू बना। भाजपा ने इसे इशू बनाया इसलिए कि अब वो स्थिति हो गई है कि ये इलाका अब अल्पसंख्यक डोमिनेटेड इलाका बन गया है। शायद इसी लोभ से जो MIM ने यहाँ अपना उम्मीदवार उतारा है और कोचा धामन सीट पर उसके प्रदेश के जो संयोजक हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, और इसीलिए यहाँ भाजपा सफल उतना नहीं हो पाई है। अपेक्षाकृत कांग्रेस को ज़्यादा सफलता मिली है। ये भी एक वहाँ के अल्पसंख्यकों में जनरल मिजाज ये रहा है
कि कांग्रेस के साथ वो अपने को ज़्यादा कंफर्ट सुरक्षित मानते हैं। विकास वगैरह बाकी जैसे नेपाल एक तरफ जैसे मधुबनी की चर्चा अभी पहले की गई, जिस तरह से मधुबनी भी नेपाल से जुड़ा हुआ है, उसी तरह से किशनगंज भी एक तरफ से नेपाल से जुड़ा हुआ है, दूसरे तरफ से बंगाल और बांग्लादेश से भी जुड़ा हुआ इलाका है। तो इसलिए वहाँ आसानी से घुसपैठ वगैरह होता रहा है और वहाँ चुनाव का एक मुद्दा ये भी रहा है, इस बार भी है। लेकिन बाकी विकास की अगर बात करें तो बाकी बिहार की तरह यहाँ भी कोई कल कारखाने वगैरह ज़्यादा यहाँ नहीं है, शिक्षा का स्तर वही है। हाँ, एक अतिरिक्त ये है कि यहाँ कुछ लोग चाय की खेती शुरू किए हैं, उससे वो लाभप्रद हैं, तो उसका लाभ उन्हें मिलता है। ठीक है, हमारे सहयोगी अनुज हमारे साथ मौजूद है जो किशनगंज का दौरा करके आए, उनसे बात करते हैं। अनुज, देखा जाए तो किशनगंज या कहा जाए सीमांचल की एक अपने आप में एक अलग ही प्रकार की सियासत है, एक अलग ही प्रकार का राजनीतिक चरित्र भी देखने को मिला है। वर्तमान में किशनगंज अपनी विधानसभा सीटों के चुनाव के आधार पर कहाँ पे खड़ा नजर आ रहा है? लोगों के बीच में कौन से मुद्दे हैं जो तय करेंगे इस बार के नतीजे? देखिए, बिल्कुल मुस्लिम बाहुल इलाका है, 70% से ज़्यादा यहाँ मुस्लिम आबादी है और इस बार जितने भी राजनीतिक दल हैं कहीं ना कहीं उन्हें ही लुभाने की कोशिश की जा रही है। जो पप्पू यादव कभी राजद के साथ हुआ करते थे, आज वो अपनी जन अधिकार पार्टी बनाकर उसी मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी नज़र है। दूसरे राज्य से ओवैसी आते हैं और वो भी अपनी राजनीतिक ज़मीन अगर यहाँ पर ढूंढ रहे हैं तो आर्येंद्र इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति ज़रूर होती रही। यहाँ पर खेतों के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर ये राजनीति जो मुस्लिमों की है उसको अच्छी तरीके से राजनेताओं ने और राजनीतिक दलों ने सींचा उसको और काफ़ी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन आज यहीं का जो मुस्लिम मतदाता है, युवा है, महिला है, बुजुर्ग है, वो सबसे ज़्यादा इसी बात से परेशान हैं कि उनके यहाँ से जनप्रतिनिधि, चाहे कांग्रेस की बात करें, जनता दल की बात करें, मुस्लिम ही रहे, देश की संसद के अंदर मुस्लिम रहे, विधानसभाओं में मुस्लिम रहे, लेकिन सिर्फ उनका यहाँ पर शोषण हुआ। विकास के नाम पर आज भी यहाँ पर एक भी तकनीकी संस्थान नहीं है, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। अगर मैं 8वीं और 10वीं क्लास की प्राइमरी की बात करूं, वहां इमारतों का बुरा हाल है, शिक्षक वहां जाने को तैयार नहीं है। किशनगंज इलाके के अंदर सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति हमेशा देखने को मिली है। अब वहां का मतदाता इतना परेशान, इतने लोग परेशान हो चुके हैं कि वहां उद्योग धंधों की बात तो छोड़ दीजिए, वहां सबसे बड़ा उद्योग धंधा पिछले कई दशकों से देखने को मिला वो सिर्फ अपराध वहां पर देखने को मिला। बड़े बड़े बाहुबली इस इलाके से निकलकर सामने आए, लोगों को आज भी वहां जो दुर्बल आय वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, आज भी उनको धमकाया जाता है, डराया जाता है। बाहुबलियों के इलाके के तौर पे भी इसको देखा जाता रहा। अनुज, आप रहिए हमारे साथ में। जरा जब आपने तमाम लोगों से, किशनगंज के लोगों से जब बात की तो क्या कुछ मुद्दे निकल के आए थे? जरा उसको सुनते हैं, उसके बाद में उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आखिर क्यों मूलभूत समस्याओं के लिए आज भी किशनगंज के लोग अपनी बाट जोड़ रहे हैं कि आखिर विकास की बयार कभी तो यहां बहेगी। किशनगंज की विकास 66 वर्षों में आज तक नहीं हो पाई। चाहे किसी भी क्षेत्र में आप देख लें, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में आप देख लें, किशनगंज के लोग बदहाली की ज़िंदगी जी रहे हैं। विकास की बहुत सारी बातें हैं जो अभी पीछे है। जो चाहिए यहाँ के पब्लिक को वैसी सुविधा तो यहाँ उपलब्ध है नहीं। पहले तो बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जो है ये तो जीवन का मूल आधार है। इस पर तो मतलब किसी भी जो है प्रतिनिधि को मतलब सख्त कदम उठाना चाहिए। पानी का निकासी नहीं हो पाता है। पानी थोड़ा बहुत भी अगर ज़्यादा पानी हो तो रोड पे जैसे सैलाब आ जाता है, उसके लिए पानी के निकासी के लिए नाले की बहुत ज़रूरत है। सबसे बड़ी समस्या ये आपको कहें बैतुल खला, लैट्रिन की बहुत आवश्यकता है, जो सरकार कैसे प्रोग्राम चला रही है जो देखते हैं कि कभी 20% पे भी नहीं बना है। बहुत ही समस्या है, लोगों को बाहर जाना पड़ता है। नदी का जो ये पुल है, पुल का होना चाहिए। जो डोक नदी में पुल नहीं बना है उसका ज़रूरत है, लोगों को जोड़ने का। डोक नदी दोनों में पुल की ज़रूरत है, पुल का काम होना चाहिए। हमारा किशनगंज बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका है, यहाँ तालीम की बहुत कमी है। चुनाव जो अभी हमारे सामने है, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अच्छा से अच्छा नेता का हम चुनाव करें जो हमारे किशनगंज की तरक्की के लिए सोचे।
मनोज जी, आपको लगता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जो तरीके से बाहुबली फैक्टर वहां पे हमेशा से रहा है और इसके अलावा इस बार ओवैसी फैक्टर की भी बहुत चर्चा हो रही है, कम से कम वो किस प्रकार से नतीजों में अंतर डाल सकता है? मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे चुनाव धीरे धीरे बिहार में दो खेमे में बट गया है। निश्चित रूप से पप्पू यादव का इलाका है और पप्पू यादव उस इलाके में प्रभावशाली हैं। प्रभावशाली तो वहाँ तारिक अनवर साहब भी हैं जो एनसीपी के नेता हैं, और ओबीसी अगर कुछ कर पाए वोट थोड़ा बहुत डिस्टर्ब मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि जनरली जो वोट का वहाँ ट्रेंड रहा है वो दो ही खेमों में बढ़ता रहा है। इस बार भी उसी तरह का होने का अनुमान लग रहा है। चुनाव ज़्यादातर जैसे बिहार में हो रहा है विकास वगैरह पर कम, कास्ट इक्वेशन पर ज़्यादा हो रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए, दुर्भाग्य है, लेकिन वो होता दिख रहा है और मुझे लग रहा है वो यहाँ भी वही होगा। लेकिन यहाँ ये है कि जैसे माइनॉरिटी बहुल है उसमें भी दो ग्रुप है, जो पहले के ओरिजिनल बसिंदे हैं वो अलग ग्रुप में हैं, जो बाद में बांग्लादेश से आए हुए हैं जिनके बारे में वो अलग ग्रुप में। बिल्कुल, शायद इन्हीं प्रकार की जो भावनात्मक चीजें उनको यहाँ राजनीतिक दल कई बार कैश करते नजर आते हैं। अनुज, समय लगभग खत्म हो रहा है, 20 सेकंड में आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर ये जो मुद्दा है ओवैसी फैक्टर, इसके बारे में लगातार जिक्र किया जा रहा है या बाहुबलियों को लेकर जो इलाका जाना जाता है वो कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा इस बार? देखिए, निश्चित तौर पर ओवैसी यहाँ पर पहले बार आए हैं और उन्होंने यहाँ पर अपने 4 उम्मीदवार उतारे हैं। उनकी रैलियों में काफ़ी जो युवा मतदाता है वो देखने को मिला, काफ़ी भीड़ वहाँ पर देखने को ज़रूर मिली। लेकिन वो सीटों में तब्दील कितना हो पाएगा ये देखने वाली बात ज़रूर है। लेकिन इस इलाके के अंदर जिस तरीके से यहाँ के किशनगंज के स्थानीय राजनेताओं से जो लोगों का मन एक तरीके से ऊब चुका है, कहीं ना कहीं ओवैसी उसी का फ़ायदा इस इलाके में उठाना चाहते हैं। कितना वो इसमें पूरा हो पाएंगे वो देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन हाँ, ये इतना ज़रूर है कि इस बार जब हमने वहाँ युवाओं से जाकर बात की, कॉलेजों में जाकर बात की, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सेंटर वहाँ खुला है, वहाँ पर लड़कियाँ भी थी, लड़के भी थे और शिक्षक भी थे। अब वो कहीं ना कहीं राजनीति और जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं जातिवाद और धर्म से अलग करके देखना चाहते हैं और शायद एक बदलाव लोगों के अंदर अब ये भी देखने बिल्कुल बदलाव की जो एक आस लोगों में नजर आती है वो निश्चित रूप से तमाम रिपोर्ट्स में देखने को मिली। बहुत शुक्रिया अनुज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मनोज मिश्रा जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे मधुबनी और किशनगंज की, वहाँ की जो ज़मीनी हकीकत थे उसके साथ आज बस इतना ही। लेकिन इस कार्यक्रम जिला बिहार के माध्यम से हमने अब तक बिहार के सभी 38 जिलों की पूरी कहानी आप तक पहुँचाई है। हमारी कोशिश थी कि समाज के हर वर्ग, हर उम्र, युवा, महिलाओं से लेकर प्रत्येक तबके की समस्याओं और उनकी अपेक्षाओं से आपको रूबरू कराएं। साथ ही आंकड़ों की नज़र से ज़मीनी सच से भी हम आपको वाकिफ कराना चाहते थे। तो ये कोशिश थी तमाम नारों और वादों के बीच में मतदाताओं को सच्चाई से अवगत कराने की, ताकि मतदाता अपना फैसला सोच समझ के कर सकें। तो इसी के साथ जिला बिहार के कार्यक्रम के इस आखिरी अंक में आज बस इतना ही। लेकिन बिहार के लोगों से हमारी अपील है कि बचे हुए इन 3 चरणों में जब कभी भी आपके इलाके में मतदान हो तो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।